जनवरी 1493 जब कोलंबस हिस्पैनियोला से वापस स्पेन जा रहा था तो उसने अपने 39 लोगों को हिस्पैनियोला में ही रहने का ऑर्डर दिया। अपनी एक शिप को तोड़ के उसकी लकड़ी निकाली और इसी लकड़ी से एक ऊंची जगह पर इन 39 लोगों के लिए कैंप बनाया और इनसे कहा कि जब तक मैं स्पेन से एक बहुत बड़ी फौज लेकर आता हूं, तुम सब लोग इसी कैंप में रहना। कोलंबस ने इन्हें कुछ वेपन्स यानी हथियार दिए और कहा कि आप पीसफुली इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करना। जब तक मैं स्पेन से एक बहुत बड़ी फौज लेकर आता हूँ, यहाँ पर कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। Treat them kindly, and they will help us build and explore, and lead us to the mountains of gold. कोलंबस को पता था कि इस नई दुनिया में फूड मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि नेटिव अमेरिकन तो यही के रहने वाले थे, वो कुछ भी खा सकते थे, जबकि कोलंबस के ये साथी सिविलाइज्ड यूरोपियन सोसाइटीज के रहने वाले थे। इसलिए कोलंबस ने अपना सारा रिजर्व फूड इन्हीं 39 लोगों को दिया, जिसमें बिस्किट्स, राजमा, पोर्क एंड बीफ यानी सुअर और गाय का गोश्त, ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, ड्राइड फिश और कुछ वाइन थी। खुद कोलंबस थोड़ा बहुत खाना लेकर 16 जनवरी 1493 को अपनी 2 शिप्स लेके वापस स्पेन जाता है। कोलंबस ने हिस्पैनियोला से सिर्फ 2 चीजें अपने साथ ली, एक तो सोना और कुछ गुलाम। स्पेन पहुंचते ही कोलंबस इस सोने और गुलामों को क्वीन इजाबेला के हवाले करता है। 10 महीने बाद जब कोलंबस वापस हिस्पैनियोला के सफर के लिए निकलता है तो इस बार उसके साथ एक बहुत बड़ी फौज, कुछ प्राइवेट एक्सप्लोरर्स और प्रीस्टिस यानी पादरी थे। फौज इसलिए थी क्योंकि कोलंबस इस नई दुनिया पर हमले करके यहाँ से सोना निकालना चाहता था। एक्सप्लोरर्स इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए आए थे और प्रीस्टिस इसलिए थे ताकि वो इन नेटिव अमेरिकन को ईसाई बना ले। 22 नवंबर 1493 कोलंबस हिस्पैनियोला पर पहुंच जाता है। कोलंबस ने इन 39 लोगों के लिए कैंप एक बहुत ही ऊंची जगह पर लगाया था, इसलिए दूर कोस्ट से ही कोलंबस को ये कैंप दिख रहा था। कोलंबस इन साथियों को मिलने के लिए बहुत जल्दी में था। वो ये बड़ी फौज दिखाकर अपनी उन 39 लोगों को अपना जलवा दिखाना चाहता था, क्योंकि कोलंबस के ही भरोसे पर क्वीन ने इतनी बड़ी फौज भेजी थी। इस वजह से कोलंबस बहुत ही तेजी के साथ कैंप की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे कोलंबस कैंप की ओर नजदीक बढ़ रहा था, वहाँ से ना ही कोई धुआं उठ रहा था और ना ही कोई हलचल थी। आखिरकार कोलंबस जब कैंप पर पहुंच जाता है तो वहाँ का मंजर दिल दहलाने वाला था। वहाँ पर उन लोगों का नामो निशानी नहीं था, लेकिन कुछ आसपास ढूंढने पर कोलंबस को सूखा हुआ खून और बिखरी हुई हड्डियां मिल गई, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि वो सब लोग मारे जा चुके हैं। और पास में ही कोलंबस को कुछ लोगों की लाशें भी मिल गई। कोलंबस को जो अपने साथियों की लाशें मिली वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी और आसपास जो पेड़ों पर खून लगा हुआ था वो भी पूरी तरह से सूख चुका था, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया गया कि इन लोगों की मौत बहुत पहले हो चुकी है, क्योंकि कोलंबस भी 10 महीनों के बाद वापस स्पेन से आ रहा था। लेकिन इन्हें किसने और क्यों मारा था? दरअसल कोलंबस ने इन्हें ऑर्डर दिया था कि आप पीसफुली यहाँ पर एक्सप्लोर करना, आम लोगों के साथ कोई भी वायलेंस, कोई भी छेड़छाड़ मत करना। लेकिन इन लोगों ने कोलंबस का रूल तोड़ के आम लोगों को मारना शुरू किया। ये रात को बस्तियों में जाकर उनके कैंपस पर हमले करते थे। बस्तियों से औरतों और बच्चों को उठा के उनसे सेक्स स्लेवरी ले रहे थे। तो तंग आकर बस्ती वालों ने एक दिन इन पर बहुत ही बड़ा हमला किया। हमला इतना खतरनाक था कि एक ही झटके में कोलंबस के सभी साथियों को मार गिराया। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो सभी 39 लोग मारे गए तो फिर ये कहानी किसने बताई? दरअसल कोलंबस जब इन नेटिव अमेरिकन का पीछा करते करते उन तक पहुंच गया तो उसे वहां पर उनका एक सरदार मिला, जिसका नाम था गुआसानागारी। गुआसानागारी की एक टांग जख्मी थी और इस पर कपड़ा बंधा हुआ था। तो कोलंबस को शक हो गया कि कहीं हमले में ही इसकी टांग कट गई है। कोलंबस ने जब इसकी गर्दन पर तलवार रख के पूछताछ की तो इसने लाइन बाय लाइन पूरा इंसिडेंट बयान किया। अब कोलंबस बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा और गुस्से में था, क्योंकि उसने इस नई फौज को कहा था कि वहाँ के लोग तो बहुत ही मासूम है, मरना मारना वो तो उन्हें पता ही नहीं है कि वो होता क्या है। लेकिन यहाँ आकर कोलंबस के 39 साथी मारे जा चुके थे और कोलंबस ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, सोने के पहाड़, सोने के घर, वो भी यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहे थे। कोलंबस, जिसे क्वीन ने इस बड़ी फौज का लीडर बना के भेजा था, वो यहाँ पर पहुंचते ही अपने साथियों के सामने बेइज्जत और झूठा साबित हुआ। अब कोलंबस इस सारे गुस्से का बदला इन नेटिव अमेरिकन से लेने वाला था। कोलंबस ने इन्हें ऐसी ऐसी सजाएं दी जिसकी ह्यूमन हिस्ट्री में कोई दूसरी एग्जाम्पल नहीं मिलती। सजाएं इतनी ब्रूटल और मुश्किल थी कि माएँ खुद अपने बच्चों को समंदर में डुबोकर उन्हें इन सजाओं से बचाना चाहती थी। औरतों से इतनी मजदूरी करवाई गई कि उनके ब्रेस्ट से दूध ही नहीं निकलता था और ज्यादा मजदूरी और सख्ती की वजह से हिस्पैनियोला के सभी मर्द बच्चे पैदा करने के काबिल ही नहीं रहे। ये है भूख, हिंसा, बेगार और मौत की ऐसी दास्तान जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। हिस्ट्री ऑफ अमेरिका पार्ट 2।
देखिए, सबसे पहले कोलंबस 1492 में स्पेन से निकलता है और डिस्कवर करता है हिस्पेनियोला। फिर अगले साल जनवरी 1493 में हिस्पेनियोला से वापस स्पेन जाता है और 10 महीने बाद नवंबर 1493 को स्पेन से वापस हिस्पेनियोला आता है और अगले 2 महीने तक यानी दिसंबर और जनवरी, इन 2 महीनों में वो इसी मैटर को सॉर्ट आउट करता है कि कैसे उनके साथी मारे गए, उनके साथ क्या हो गया। गोसानागेरिया कोलंबस को ये सारी स्टोरी बताता है कि कैसे मैंने आपके लोगों को बचाने की कोशिश की, यानी मैंने उन पर हमला नहीं किया, मैंने उनको आपके लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बदले मेरे ही ट्राइब वालों ने मुझ पर अटैक किया, जिसकी वजह से मेरी एक टांग भी जख्मी हो गई। और यही से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। अब कोलंबस डिसाइड करता है कि उसका जो पुराना कैंप था जहां पर उसके 39 लोग मारे गए थे, वो उस कैंप को वहीं पर छोड़ता है और आगे चलकर अपना नया कैंप लगाने का डिसीजन लेता है और इस नए कैंप का नाम रखता है ला आइजाबेला, क्वीन आइजाबेला के नाम पे। लेकिन इस बार कोलंबस के साथ लगभग 1500 आदमी थे, तो इस वजह से उनका ये नया कैंप बहुत ही बड़ा था। पहला कैंप क्या था, वो तो एक टेम्पररी सेटलमेंट था, एक बोट को तोड़कर उसकी लकड़ी निकालकर एक सिंपल सा टेंट बनाया था। लेकिन अब की बार कोलंबस के साथ 1500 आदमी है, तो इस वजह से उनका कैंप बहुत ही बड़ा था और देखने में भी डरावना लगता था। कोलंबस का प्लान था कि इसी कैंप में रह के वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। उनका एक्चुअल परमानेंट, यहाँ जिसे आप घर समझते हैं, वो तो यही कैंप था। लेकिन उनके जो फौजी थे, दूसरे एक्सप्लोरर्स जो थे, वो दिन भर इन बस्तियों, पहाड़ों, दरियाओं में सोना ढूंढते थे, क्योंकि वो तो यहाँ सोना लेने आए थे। अब ऐसा समझो कि उनका परमानेंट सेटलमेंट यहाँ उनका घर वहाँ पर कैंप में था और दिन भर पूरी बस्ती में सोना ढूंढते थे। तो एक दिन कोलंबस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक वैली सियाबो है। उस वैली सियाबो में एक रिवर बहता है, उसी रिवर से इन एक्सप्लोरर्स को कुछ सोना मिल गया और अगले दिन कोलंबस अपनी पूरी फौज और सभी एक्सप्लोरर्स के साथ उस दरिया तक पहुंच जाता है। आकर लिखता है कि सम फ्लेक्स ऑफ गोल्ड वेयर इन रिवर, मींस दरिया में सोने के छोटे छोटे जर्रात थे। अब ये जर्रा क्या होता है, सैंड पार्टिकल को आप समझो, जितना छोटा सैंड पार्टिकल होता है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड उन्हें दरिया में मिल गए। लेकिन दूसरी तरफ कोलंबस तो बड़े बड़े वादे करके आया था क्वीन से, और न सिर्फ क्वीन से बल्कि उसके जो अपने एक्सप्लोरर जो उसके साथ थे, उसके साथ जो फौजी थे, उन सब के साथ उसने वादे किए थे कि सोने के महल है, लेकिन यहाँ तो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल रहे हैं। इस वजह से कोलंबस के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर था गोल्ड का, उसे कुछ भी करके गोल्ड तो लाना था, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ उसने प्रॉमिसेस किए थे गोल्ड के। अब यहाँ पर पहले कोलंबस की सिचुएशन को समझिए। उस पर एक तरफ से प्रेशर है क्वीन का और दूसरे फौजियों का, अपने एक्सप्लोरर्स का। दूसरी तरफ उसके प्रीवियस 39 साथी मारे जा चुके हैं, जिस वजह से कोलंबस अपने नए फौजियों के सामने बेइज्जत हो गया है। तो कोलंबस के दिमाग में यहाँ पर दो चीजें चल रही थी, एक तरफ थी अपनी बेइज्जती और दूसरी तरफ था क्वीन का प्रेशर। तो इसी प्रेशर और बेइज्जती की वजह से कोलंबस ने एक ऐसा रूल लाया जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। रूल ये था कि जिन लोगों की भी एज 14 प्लस है, मीन्स 14 साल से बड़े जो भी लोग हैं, उन सबको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड लाना होगा। ये सर्टेन अमाउंट था एक हाक बेल। ये हाक बेल क्या होता है, जो आपको इस स्क्रीन पे बेल दिखती हैं, इतना सारा गोल्ड लाना था। ये बनता है लगभग 14 से 15 ग्राम ऑफ गोल्ड। जिसकी भी एज 14 प्लस है, उसे एक हाथ बेल के बराबर गोल्ड लाना है। और जो नहीं ला सकता था, उसे हाथ काट कर छोड़ दिया जाता था। जब तक उसके कटे हुए हाथों से खून निकलता था, तब तक उसकी मौत हो जाती थी। इसके अलावा कोलंबस को न्यूज मिली कि यहाँ जो अमेरिका के जो माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स में भी गोल्ड पाया जाता है। तो उसने इन सभी लोगों से इन माउंटेन्स को खोदने का काम लिया। सोसाइटी में जितने भी मर्द थे, वो सब दिन भर यही पहाड़ खोदते थे और इतना मुश्किल काम करने पर भी उन्हें कोई खाना नहीं दिया जाता था। बस दिन भर ऊपर से नीचे पहाड़ खोदना होता था और वहां से उन्हें थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ गोल्ड मिलता था। उतना गोल्ड नहीं जितना कोलंबस ने प्रॉमिस किया था। दिन भर काम करने में उन्हें थोड़ा बहुत गोल्ड मिलता था, और वो गोल्ड भी कोई प्योर फार्म में नहीं। गोल्ड बहुत ही ज्यादा इम्प्योर और रेत में धुला हुआ होता था। और फिर कुछ लोगों को ड्यूटी दे दी गई कि पहाड़ से जितना भी इम्प्योर गोल्ड निकलता है, उस सब को उन्हें दिन भर दरिया में साफ करना पड़ता था। आप ऐसे इमेजिन करो कि दिन भर वो अपना कमर नीचे करके सिर्फ सोना धोते थे दरिया में, और दिन में उन्हें 20-20 घंटे यही काम कराया जाता था बिना किसी रेस्ट के। तो इस ठंडे पानी में कमर नीचे करके वो सिर्फ दिन भर यही सोना धोते थे, जिसकी वजह से उनकी कमर टूट जाती थी। और इतना काम करने के बाद भी उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाता था। सिर्फ जिन लोगों के पास कुछ पुराना स्टोर्ड फूड था, वो वही खा के अपना गुजारा करते थे, और जिनके पास नहीं था, वो भूख की वजह से मर जाते थे। सिर्फ अगले 2 महीनों में इस आइलैंड की 30% पॉपुलेशन मर गई। जहाँ मर्द दिन भर ये सोना निकालने का काम करते थे, वही दूसरी तरफ औरतों से एग्रीकल्चर का काम लिया जाता था। क्योंकि कोलंबस ने सोने के वादे किए थे, लेकिन इतना सोना तो मिल नहीं रहा था। इस वजह से उसने वहां पर एग्रीकल्चर करके सोने की डिमांड को कंपनसेट करने का फैसला किया। तो वहां की औरतों से इतना काम करवाया गया कि उनके ब्रेस्ट से मिल्क ही नहीं निकलता था। इस प्रॉब्लम को आज मेडिकल साइंस में हाइपोग्लाइकेमिया कहते हैं। क्योंकि जब इन औरतों से ज्यादा काम लिया जाता था, तो इनके बॉडी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे सिट्रस हार्मोन रिलीज होते थे, जिसकी वजह से जो मिल्क हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है, वो ब्लॉक हो जाता था। तो जब हार्मोन नहीं निकलता, तो ब्रेस्ट से दूध नहीं निकल पाता था। और
टाइम के साथ साथ ये बीमारी एग्लेक्सिया में कन्वर्ट होती थी, यानी बीमारी का एक ऐसा स्टेज जो फिर रिवर्स नहीं हो सकता था। अब आप इन फीमेल्स को रेस्ट दो, खाना दो, कुछ भी कंफर्ट दो, लेकिन अब ये मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। वो मिल्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो जब बच्चों को दूध नहीं मिलता था तो वो जमीन पर तड़प तड़प के रो रहे थे, और माँ अपने ही बच्चों को गोद में भी नहीं उठा सकती थी, क्योंकि उसे दिन भर काम करना होता था। अपने बच्चे को गोद में उठाने का टाइम भी नहीं उसे दिया जाता था, जिस वजह से माएँ अपनी बच्चों को दरिया में डुबो कर मारती थी, क्योंकि उनसे ये अपने बच्चों का तड़प तड़प के मरना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ मर्दों से भी इतना काम लिया गया कि वो भी स्टेराइल यानी बांझ हो गए। आज के टाइम पर इसे मेडिकल साइंस में हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं, यानी मेल्स की बॉडी में जब सिट्रस हार्मोन निकलते हैं तो इस वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन निकल नहीं पाता, और जब टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलता तो वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अब आप उन नेटिव अमेरिकन के पर्सपेक्टिव से आप इस पूरे सिचुएशन को देखो। हजारों सालों से पीसफुली रह रहे थे, इन्हें यह भी नहीं पता था कि इनके अलावा दुनिया में दूसरे लोग एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। लालच, खुदगर्जी, टेक्नोलॉजी, ये सब इन्हें पता ही नहीं थे। जैसा हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि जब पहली बार उन्होंने तलवार देखी तो इन्होंने इसे हाथ में पकड़ा, जिसकी वजह से इनके हाथ कट गए। इन्हें यह भी नहीं पता था कि तलवार क्या होती है। अब अचानक से बाहर के लोग इन पर ये जुल्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ही टाइम में ये पूरी सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई। आप उनके नजरिए से देखो कि वो क्या सोच रहे होंगे। मतलब अभी तक उन्होंने किसी इंसान को नहीं देखा था, लेकिन अचानक से कुछ फौज उन पर ऐसे मुसल्लत हो गई कि उनकी पूरी एक जनरेशन ही पहले बांझ हो गई, फिर कोलैप्स हो गई। अब आप इसे अपनी सिचुएशन के साथ थोड़ा कंपेयर करें कि कल को कोई एडवांस सिविलाइजेशन हम पर आके इस तरह से अटैक करे, हमारे लोगों को मार डाले, उनके पास कुछ ऐसे एडवांस वेपन हो जिसके बारे में हमने आज तक सोचा ही नहीं है, तो हमारे साथ क्या होगा। आप जस्ट इमेजिन कि उन्होंने हमारी पूरी सिविलाइजेशन को खत्म किया। अगर वो हमारे साथ ऐसा सलूक करेंगे तो आप उस टाइम पर क्या करोगे। इन यूरोपियंस को जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना होता था तो ये पैदल अपने पैरों पे भी नहीं चलते थे, बल्कि एक डोली होती थी जिसमें ये बैठते थे, जिसे आगे और पीछे से दो नेटिव अमेरिकन उठाते थे, और उसी डोली के अंदर ये स्पेन के लोग बैठते थे। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के साथ भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यही थी कि इस आइलैंड पर जितने भी स्पेन के लोग आए थे वो सब के सब मेल थे, फीमेल तो उनके साथ कोई भी नहीं थी, और ना ही किसी के साथ उसकी फैमिली थी। इस वजह से अगर वो कभी भी डिप्रेस्ड फील करते थे तो वहां से 2-3 बच्चों को उठा के उनका सर काटते थे। फिर जब वो बच्चे तड़प जाते थे तो उसी से इनका एंटरटेनमेंट हो जाता था। मेरे जो आज के वीडियो का सोर्स एक बुक है, इसके बारे में आपको मैं लास्ट में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर आथर बोलता है कि जब मैं ये चीज़ें लिखता हूँ तो सर से पाँव तक मैं खुद कांप जाता हूँ कि ये मैं क्या देख रहा हूँ अपनी आंखों से, क्योंकि ये जो आथर है ये खुद अपनी आंखों से सारा मंजर उस टाइम पर देख रहा था। वो कहता है कि आज भी जब मैं ये चीज़ें लिखता हूँ तो सर से पाँव तक मैं खुद कांप जाता हूँ कि मैंने क्या देखा वहाँ पे। कोलंबस के सिपाही जब अपनी तलवारों की शार्पनेस चेक कर रहे थे तो पता है वो कैसे करते थे। नेटिव अमेरिकन में से किसी को पकड़ के लाते थे और फिर जिंदा होता था और जिंदा उसकी बॉडी से फुल स्टॉप करते थे, उसकी बॉडी से मांस उठाते थे। इस तरह वो अपनी चाकू और तलवारों की शार्पनेस चेक कर रहे थे, और कोलंबस के सिपाहियों पर इन तड़पने वाले इंसानों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये एग्जैक्ट वर्ड्स लिख रहा है आथर, जिसने अपनी आंखों से सारा सीन देखा। लेकिन ये नेटिव अमेरिकन कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि कोलंबस के पास तलवारें थी, उसके पास फायर आर्म्स थे, और दूसरी तरफ नेटिव्स के पास कुछ भी हथियार नहीं थे। ये हजारों सालों से बहुत ही पीसफुली यहाँ पर रहते थे, हथियारों के बारे में इनका कंसेप्ट ही नहीं था। तंग आके इन्होंने बहुत बार रिवोल्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये अनसक्सेसफुल हो गए, और कोलंबस के सिपाही इनके इस रिवोल्ट के खिलाफ खुद नहीं लड़ते थे, बल्कि यूरोपियंस के जो पालतू कुत्ते होते थे वो यही कुत्ते इन लोगों पर छोड़ते थे, और वही कुत्ते इनका मांस नोच नोच कर खाते थे। इस तरह से वो रिवोल्ट दब गया। लेकिन अब फाइनली नेटिव अमेरिकन ने इस पूरी सख्ती, इस पूरी जुल्म का एक सोल्यूशन निकाला, और वो सोल्यूशन था सुसाइड। दरअसल अमेरिका में उस टाइम पर एक फल होता था जिसका नाम होता था कसावा, और इस कसावा का ऊपरी हिस्सा पॉइजनस होता था, इसमें जहर होता था। तो वो यही जहर खा के सुसाइड करते थे और अपने बच्चों को भी यही जहर देते थे, कसावा का जहर। इस तरह से कुछ ही टाइम में हिस्पैनियोला की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई, और इस ट्राइब का जो सरदार यानी लीडर था, हाथोए उसका नाम था, वो खुद भाग के पहुंच जाता है क्यूबा। लेकिन कोलंबस के फौजी उसका पीछा करते करते क्यूबा पहुंच जाते हैं, और क्यूबा में भी यही जुल्म और कत्ले आम मचाते हैं। लेकिन अभी भी कोलंबस को वो सोना नहीं मिल रहा था जिसका उसने वादा किया था अपने फौजियों और क्वीन के साथ। बताया जा रहा है कि जब ये लीडर हाथोए क्यूबा तक पहुंच जाता है तो वो क्यूबा के एक रिवर बैंक पर था, और रिवर बैंक पर ही उसने अपना जो भी सोना उनका रिजर्व था वो सब उसके हाथ में था, और वो सब सोना अपने उन दूसरे साथियों को दिखाया, बोला देखो इसकी वजह से हमें मारा जाता है, और वो सारा सोना उठा के उस रिवर में फेंक दिया, क्योंकि उनके सामने तो इस सारे सोने की कोई कीमत थी ही नहीं। सोने की लालच में तो कोलंबस अंधा हो चुका था, नेटिव अमेरिकन के सामने सोने का कोई खास वैल्यू था ही नहीं। लेकिन कोलंबस का फौज हाथोए और उसके साथियों को वहां पर पकड़ लेती हैं, और हाथोए के जितने भी दूसरे सिपाही थे उन सबको मार देते हैं। लेकिन हाथोए को नहीं मारते, बल्कि उसे जिंदा लकड़ी पर रख के आग लगाती हैं, और जब लकड़ी पर आग लगाना था उससे पहले ही उनका एक पादरी सामने आता है, यानी यूरोपियंस का एक पादरी आता है हाथोए के पास, और उसे अपनी गले से सलीब निकाल के देता है। बोलता है कि इसे देखकर जीसस क्राइस्ट को याद करो, इसकी वजह से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और आप जन्नत में जाओगे।
तो पता है हाथोई ने क्या बोला है? हाथोई बोलता है कि अगर जन्नत में आप जैसे लोग हैं तो मुझे नहीं जाना उस जन्नत में, मैं ही जाना प्रेफर करूंगा। तो कोलंबस ने सारा दहशत जो फैलाया, आम लोगों को मारा, इस सब का रीजन था कि उसने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखी थी। एक्सपेक्टेशंस उसकी बहुत ज्यादा हाई थी कि इतना ज्यादा सोना मिलेगा, लेकिन उतना सोना तो था नहीं एक्चुअल में। तो इस वजह से मार्कस एरेलियस और गौतम बुद्ध दोनों का कहना है कि इंसान की जो सफरिंग का असल काज है वो इसकी डिजायर्स होती हैं, यानी इंसान की जो बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिजायर्स होती हैं, फिर जब वो फुलफिल नहीं होती फिर इंसान ऐसे कदम उठाने पे मजबूर होता है। तो जब कोलंबस को पूरा यकीन हो गया कि उतना सोना नहीं मिलने वाला है जितने मैंने वादे किए थे, तो वो यहाँ के लोगों को पकड़ के स्लेव्स बनाता है और इन्हीं स्लेव्स को बोट्स में भर भर के स्पेन भेजता है, स्पेन के क्वीन के पास, कि ये देखो मैंने आपके लिए स्लेव्स लाए हैं। लेकिन बहुत टाइम तक जब स्पेन की क्वीन ने इन स्लेव्स को देखा, ये स्लेव्स तो काम करने के लायक ही नहीं थे क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। कि जो एक्चुअल जो यूरोप के लोग थे इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग था, यानी इनके पास कैपेबिलिटी थी यूरोप में जो डिजीज़ होती थी उनके पास वो कैपेबिलिटीज थी वो डिजीज़ को फेस करने की। लेकिन ये जो नेटिव अमेरिकन थे ये अभी तक प्योर और नेचुरल क्लाइमेट में रहते थे, पोल्यूशन वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पर थी ही नहीं, तो इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर था। ये जब यूरोप तक पहुँच गए या तो ये रास्ते में ही मारे जाते थे या यूरोप की ज़मीन पर मारे जाते थे, क्योंकि ये ना ही वहाँ के क्लाइमेट के साथ सर्वाइव कर सकते थे और ना ही उनकी बीमारियों के साथ। आप ऐसे ही समझो जैसे राजस्थान में कोई केमल को उठा के अपनी कश्मीर भेजा, तो केमल तो सर्दी की वजह से खुद ही मर जाएगा, और दूसरी तरफ साइबेरिया से किसी पोलर बियर को उठा के राजस्थान में लाओ तो वो तो गर्मी की वजह से मर जाएगा। तो यही होता है जब क्लाइमेट की डिफरेंस होती है, इंसान उसके साथ सर्वाइव नहीं कर पाता। अब आप बोलोगे आज के टाइम में तो अमेरिका के लोग यूरोप आते हैं, यूरोप के लोग अमेरिका जाते हैं, वो तो क्लाइमेट के साथ सर्वाइव करते हैं, लेकिन आज का एंगल बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि आज के इंसान के पास एक तो इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग है और दूसरे कपड़ों में भी डिफरेंस होती है। लेकिन ये नेटिव अमेरिकन ये तो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं थे, ये तो कपड़े भी नहीं पहनते थे, तो इस वजह से ये यूरोप के क्लाइमेट के साथ कोप अप नहीं कर पाते थे। तो गुलाम बन के काम करना तो दूर की बात, ये तो खुद बेचारे जिंदा नहीं रहते थे। और उस टाइम के यूरोप के लोग कहते हैं कि जब ये गुलाम यहाँ पर आते थे ये तो पूरे नंगे होते थे, इनकी बॉडी पर कुछ भी कपड़ा नहीं होता था और इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती थी। क्योंकि आप किसी नॉर्मल ह्यूमन को नंगा करो उसे तो शर्म आएगी, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि नंगा घूमना तो इनका कल्चर ही था, ये तो कपड़े पहनते ही नहीं थे, इनके पास तो कपड़ों का कंसेप्ट ही नहीं था। तो जब सोना भी नहीं मिल रहा था, ये गुलाम भी काम के नहीं थे, तो स्पेन की क्वीन को शक हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमने तो कोलंबस को सोना लाने के लिए भेजा था, लेकिन वो यहाँ से बेकार लोगों को भेजता है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम जरूर है। तो क्वीन को ये पूरा सिनेरियो देखकर कुछ ना कुछ शक हो जाता है और वो अपने एक जज को स्पेन से अमेरिका भेजते हैं कि आप जाओ, आप देखो वहाँ पर क्या मसला चल रहा है। अगर हमने तो कोलंबस को गोल्ड के लिए वहाँ पर भेजा था, वो वहाँ से इन बेचारे कमजोर इंसानों को लाता है, हमें तो ये बेचारे नहीं चाहिए, आप वहाँ पर जाओ, आप देखो कि वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आखिर कोलंबस गोल्ड क्यों नहीं भेजता। तो स्पेन से एक जज निकलता है अमेरिका की तरफ वहाँ की सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए, और दूसरी तरफ कोलंबस उस टाइम पर वेनेजुएला को एक्सप्लोर कर रहा था। क्योंकि आप समझो कि कोलंबस ने अभी डिस्कवर किया ही क्या था आज के टाइम पर, जिसे हम ये मैप पर आप देखो डोमिनिका रिपब्लिक, हयाती और क्यूबा, ये 3 कंट्रीज कोलंबस ने डिस्कवर की थी। ये तो छोटे छोटे कैरेबियन आइलैंड्स है, असल जो मेनलैंड अमेरिका है वो तो अभी डिस्कवर हुआ ही नहीं था। तो कोलंबस इस टाइम पर वेनेजुएला को एक्सप्लोर कर रहा था। कोलंबस को वेनेजुएला में भी कोई गोल्ड तो नहीं मिला, और दूसरी तरफ ये जो स्पेन से जहाज निकला था ये पहुंच जाता है क्यूबा। अब देखो कोलंबस था वेनेजुएला में और जज पहुंचता है क्यूबा। स्पेन का जज जब क्यूबा की लैंड पर पहुंच जाता है तो उसे चारों तरफ से लाशें ही लाशें देखने को मिली, क्योंकि वहां के नेटिव अमेरिकन तो मारे जा चुके थे। तो इतनी लाशें देखकर जज के पाँव से जमीन निकल गई, क्योंकि उसने पहली बार एक साथ इतनी लाशें देखी थी, और वो भी बेचारे इन मासूम अमेरिकन की जिनके पास हथियार भी नहीं थे, जो कि पूरे भूखे नंगे थे। तो जब कोलंबस वेनेजुएला से वापस आता है, यहाँ पर जज उसका इंतजार कर रहा था उसे अरेस्ट करने के लिए। जज ने कोलंबस को अरेस्ट किया, उसके पाँव और हाथों में जंजीरें बांध के वापस स्पेन की तरफ घसीटा। और क्वीन को खुद भी अभी कोलंबस की इस ब्रुटैलिटी का कोई अंदाजा ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि किस तरह से कोलंबस ने 2 आइलैंड्स के सभी लोगों को मौत के घाट उतारा। तो फिर जब क्वीन ने कोलंबस के इन मजालिम को सुना तो पता है उसने कोलंबस के साथ क्या किया। तो कोलंबस यहाँ पर स्पेन में क्वीन के सामने जंजीरों में बंधा हुआ था, और दूसरी तरफ अमेरिका में एक नई एम्पायर को डिस्कवर किया गया जिनके पास सच में उतना सोना था जितनी यूरोपियंस की एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन ये हिस्पैनियोला और क्यूबा की तरह कमजोर नहीं थे, बल्कि एक वेपनाइज्ड वेल ट्रेन्ड आर्मी थी इनके साथ, और इस एम्पायर का नाम था एज़टेक एम्पायर। तो फिर इस स्पेनिश फौज ने एज़टेक एम्पायर का मुकाबला कैसे किया और क्वीन ने क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ क्या सलूक किया, ये सब जानेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। इस वीडियो का कंटेंट हमने 2 बुक से लिया। पहली है
ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियज बाय बार्थोलोमा डी ला कासियस। ये जो ऑथर है बार्थोलोमा डी ला कासियस, ये खुद भी उस टाइम पर प्रेजेंट था जब कोलंबस ये सारा जुल्म कर रहा था नेटिव अमेरिकन के साथ। ये भी उसी टाइम पर वहां पर प्रेजेंट था, क्योंकि मैंने आपको बोला था उनके साथ कुछ प्रीस्ट्स भी आए थे। ये जो था बार्थोलोमा डी ला कासियस, ये भी एक प्रीस्ट ही था, क्योंकि ये आए थे इन नेटिव अमेरिकन को क्रिश्चियन बनाने के लिए। लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ वो तो हमने बता ही दिया। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद बार्थोलोमा डी ला कासियस रिपेंट करता है, यानी तौबा करता है, जो भी इसने गुनाह किए थे इस सब का तौबा करता है। और फिर ये डिसाइड करता है कि इसने जो भी मजालिम वहां पे देखे उन सभी मजालिम को इसने इसी बुक में लिखा। और अगर इसने ये बुक नहीं लिखी होती तो आज के टाइम पर हमें इस पूरी स्टोरी नेटिव अमेरिकन के साथ जो भी जुल्म हुआ इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि ये एक अकेला ऑथर था जिसने ये सारी सच्चाई लिखने का फैसला किया। बाकी आप देखो यूरोपियन अमेरिकन स्कूलों में भी ये हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि वो अपना ये डार्क चैप्टर किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं। बट बार्थोलोमा डी ला कासियस वाज द ओनली ऑथर जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा, फिर तौबा करके ये सब लिखने का फैसला किया। ऑलमोस्ट 1542 में इस बुक को पब्लिश किया गया था। और दूसरी बुक है अ पीपल्स हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बाय हावर्ड ज़ेन। बार्थोलोमा डी ला कासियस आया था दूसरी बार कोलंबस के साथ, लेकिन पहले इंसिडेंट में जो भी हुआ वो सब इसी बुक अ पीपल्स हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में हावर्ड ज़ेन ने लिखा है। अगर आपने इस पूरी सीरीज को पहले से ही नहीं देखा है तो आप यहाँ पर टच करके इस पूरी सीरीज को देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।